जिक्र कर रहे हैं कि हम अगर प्रदर्शन नहीं करते, हम सरकार को मजबूर नहीं करते तो चार धाम यात्रा शुरू नहीं होती। तो ये तो क्रेडिट लेने वाली बात ही हुई ना कि आप चार धाम यात्रा पर सियासत कर रहे हैं। इसमें हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, हम इसमें साफ साफ एक बात कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रदेश की सरकार सोई हुई है। हम ये बात जनता को बताना चाहते हैं और हम आज भी जनता के हितों की बात को लेकर के पूरी तरह से सजग हैं। उनके साथ हम उनकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं। अगर हम उस बात को नहीं उठाते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं, तो लोग बोलते हैं कांग्रेस ने मुद्दों की बात नहीं की, जनता के हितों की बात नहीं की। और अगर आज हम इस बात को कह रहे हैं कि हमने उन सब बातों को उठाया है, तो निश्चित रूप से हम लोग सिर्फ इस बात को संज्ञान में लेना चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, जो आज के मुख्यमंत्री हैं, जो इससे पूर्व मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें से किसी ने भी प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम नहीं किया है। और जिस प्रकार की ब्रांडिंग आज के मुख्यमंत्री सिर्फ इस बात को लेकर की जा रही है कि वो युवा है, युवा है, युवा है, लेकिन वो भी सोए रहे तब जगे जब कांग्रेस ने उनको जगाने का काम किया। तो अगर हम इस बात को कह रहे हैं लोगों से कि हमने जगाया है, तो इसमें ब्रांडिंग, इसमें अपनी श्रेय लेने की बात नहीं है। हम बताना चाहते हैं जनता को कि आपने जिनको सत्ता में बैठाया है वो सो रहे हैं और सोते रहेंगे और उनको बार बार जगाने का काम हम करेंगे। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि वो लोग जनता के हितों का काम या जो व्यवस्थित काम है उसमें करने में अक्षम है। ठीक है, शिशुपाल रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। शिशुपाल जी, आपको क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में कि चारधाम यात्रा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है तब से तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं वो हम देखते आ रहे हैं कि वो सामने आ रही हैं। चारधाम को शुरुआती दौर में जब शुरू हुई, उसके बाद सीमित संख्या वाला, जिस तरीके से सीमित संख्या की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हुई, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे थे लेकिन तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही थी। अब बात यहाँ पर क्रेडिट की हो रही है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस ये क्रेडिट लेना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ये क्रेडिट लेना चाहती है। तो क्या आप भी ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि आपकी वजह से ही ये यात्रा शुरू हो रही है? शिशुपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। म्यूट हुआ, म्यूट। जी अब आ रही है जी। हाँ, हम लोग क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन जो अव्यवस्थाओं की बात पिछले 21 सालों से भाजपा और कांग्रेस करती आ रही है जी, उसी में हम व्यवस्था परिवर्तन की आज बात कर रहे हैं। जी, आप भारतीय जनता पार्टी की तो जब से त्रिवेंद्र रावत जी जीरो मुख्यमंत्री को इन्होंने हटाया तब से लगी मिला कि कोई उत्तराखंड में सरकार चल रही। ये कभी काऊ को मनाने में लगे हुए अपने विधायक को, कभी हरक सिंह रावत जी को मनाने में लगे हुए हैं, कभी सतपाल महाराज जी को मनाने में लगे हुए हैं, और कभी जो है मुख्यमंत्री बदलने में लगे हुए। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है इस उत्तराखंड में पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने खाली तीर्थाटन पे नुकसान नहीं किया, बल्कि जितने वहां पर पंडा पुरोहित व्यापारी जुड़े थे, खच्चर वाले थे, सब लोगों को नुकसान करने का काम किया। यात्रा देर से चलाई, कोर्ट में अपनी अच्छी तरह से पैरवी नहीं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कह रहे हैं हमारे भाई भारद्वाज जी, दीपक जी, कि हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते। आपको क्रेडिट लेने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जितनी भागीदार जो है सत्ता पक्ष है उतना ही विपक्ष भी है। आपने पिछले सत्र में एक बार भी पंडा पुरोहितों की या तीर्थ यात्रा की बात कहीं पर जिक्र नहीं किया। आप भी सिर्फ जो है कुछ बीजेपी के लोगों को जोड़ तोड़ करके अपने पाले में लाना चाहते हैं, या शिशुपाल जी गलत बयानबाजी ना करें, मेरा निवेदन है। शिशुपाल जी आप गलत बयानबाजी ना करें, ठीक है ना। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, पंडा पुरोहित को लेकर के कांग्रेस जितनी मुखर रही है और जितनी मुखर है और जितने सवाल किए हैं, मेरा आपसे निवेदन है गलत बयानबाजी ना करें। मेरा निवेदन है, आप बड़े भाई हमारे, बिल्कुल गलत बयानबाजी ना करें। अब बीजेपी सरकार में है, अब बीजेपी सरकार में आप टीवी पे बैठ करके पुतला फूंक करके विरोध करोगे, आपके बहकाव में अब कोई नहीं आने वाला है। हमने कांग्रेस के बहकाव में कोई नहीं। सुन लीजिए अनिल जी, अगर आप शिशुपाल रावत जी की बात से सहमत नहीं है तो आप बता दीजिए ना, आपने कब का प्रदर्शन किया है, आपने किस तरीके से विरोध किया है, बता दीजिए। देखिए, विधानसभा कूच हुआ, मुख्यमंत्री कूच 3 बार हुआ, 2 बार मुख्यमंत्री वो विधानसभा घेराव हुआ, और तीनों चारों 5 प्रदर्शनों के अंदर उसमें हमारा ये मुद्दा शामिल था।
देवस्थानम बोर्ड का शामिल था। अगर आपने मुख्य वो मुद्दे पढ़े होंगे, शहर में बैनर लगे, अनिल जी, वो सड़कों पर हमने बात की। अरे अनिल जी सुनिए, जहां 3 मुख्यमंत्री बदलने में बीजेपी व्यस्त थी, आप भी नेता प्रतिपक्ष चुनने में 2-4 महीने आपने भी लगाए हैं। आप अपने को कम मत समझो। कांग्रेस और बीजेपी आज दोनों एक हैं, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी। चलिए ठीक है अनिल जी, मैं यहाँ पर आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी, शिशुपाल जी आपकी भी लूंगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चारधाम यात्रा बामुश्किल शुरू हुई है। एक तरफ कांग्रेस इसका क्रेडिट लेना चाहती है, भाजपा इसका क्रेडिट लेना चाहती है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को क्रेडिट लेने का हक नहीं है और भाजपा को तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको लेकर सबसे पहले तो आपको क्या कहना है? आपको नहीं लगता कि चारधाम यात्रा पर सियासत जरूरी नहीं है? फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं उन पर बात करने की जरूरत है, जो वहां पर लोगों को समस्याएं हैं उन पर बात करने की जरूरत है। बिल्कुल यशी, मुझे लगता है कि जो आज हमारा टॉपिक है और जो आज डिबेट जो चल रही है वो सिर्फ इस पे है कि चार धाम हुआ गुलजार और कितना हुआ वहाँ पर काम, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है सिर्फ इस पे है और हम यही चाहेंगे, जितने भी हमारे जो यहाँ पर गेस्ट बैठे हैं, कि अभी तक अगर हम देखें, भले चारधाम यात्रा जो जरूर शुरू हुई है, कम सीमा में हुई है, कम समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीर्थ पुरोहित भी जानते हैं, यहाँ पर साथ में बैठे हैं राजेश हेमवाल जी। यात्रियों को किस तरीके की असुविधाएं हो रही हैं, क्योंकि काम यात्रा जरूर खुली है। यात्रा सिर्फ लोगों के लिए इसलिए भी खुली है क्योंकि एक आस्था का प्रतीक है और कहीं ना कहीं एक आस्था को लेकर के एक बड़ी जीत जो है वो कहीं ना कहीं हुई है और इसको लेकर के कोई दो राय नहीं है कि यात्री इस बार जो है वो तापातोड़ जो है, कहीं बड़ी संख्या में जिसको कहा जा सकता है, वो अभी 18 तारीख से लेकर अभी तक 12 सितंबर तक जो है यात्रियों की संख्या जो है बड़ी है। वो चारों धामों की हम बात करते हैं। लेकिन दूसरी बात यशी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब व्यवस्था सरकार करके चल रही थी कि चार धाम यात्रा खोली जा रही है या जो भी समय कम रहा है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो रोड मैप है जिसमें यात्री आ रहे हैं, जो दिल्ली से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, अन्य अन्य जगहों से आते हैं, विदेश से यात्री आते हैं, कोरोना की गाइडलाइंस तो तमाम बना दी गई है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, वो सब चल रहा है। लेकिन व्यवस्था जहां पर हम देख रहे हैं कि जो दुरुस्त होना चाहिए था रोड मैप, जिसको कनेक्टिविटी को लेकर के खास तौर से बात की जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जो चार धाम से जोड़ने वाले जितने भी नेशनल हाईवे हैं, ऑल वेदर रोड का जो काम कर चल रहा है, या अभी हाल ही में जैसे मानसून खत्म हुआ है तो मानसून के बाद जो है कहीं ना कहीं रोडों की इस समय जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जाम भी लग रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ इसी चीज को लेकर के, यात्री जरूर आ रहे हैं, यात्री अपनी आस्था को लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ जी की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, तो अब तक का जो आंकड़ा है वो लगभग लाख के पार जो है वो पहुंचने वाला है। अगर हम चारों धामों को के साथ हेमकुंड साहिब को भी ले लें, जो अभी हाल ही में 10 अक्टूबर को जो है यात्रा बंद हुई है हेमकुंड साहिब की, तो तब तक का अगर उसको भी जोड़ा जाए तो लाख से पार जो है वो इस समय चार धाम में जो है, 5 धाम में जो है लगभग लोग जो है यात्री जो है वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं। लेकिन असुविधा सिर्फ इसी बात की है कि जो रोड मैप है, जो रोडों पे जो कनेक्टिविटी है और जो दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अभी समय कम है। और दूसरी बात ये भी है कि जब 2022 के चुनाव अभी आगामी आने वाले हैं, उसके बाद जब चुनाव जब खत्म होंगे या शायद चुनाव की शुरुआत हो रही होगी, तो उसके बाद तब कपाट जो है वो अप्रैल में आई थिंक खुलेंगे, जो डेट फाइनल होगी वो बात की बात है। लेकिन अब जो है कपाट बंद होने की जो चारों धाम की तिथि है वो जो है दीपावली के बाद जो है वो दीपावली के बाद फाइनल हो जाएगी और दीपावली के बाद लगभग चारों धाम जो है वो हमारे बंद हो जाते हैं। लेकिन समय कम था, लेकिन क्या तैयारी उस तरीके से होनी चाहिए थी, क्योंकि रोड को लेकर के खास तौर से जो आज का टॉपिक है और आज का हम यही चाहेंगे अपने जो तमाम जो दर्शक बैठे हैं या तमाम जो दर्शक हमारे सुनने वाले जो देखने वाले बैठे हैं और जो गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं, कि आप धरातल की बात करिए, आप उस टॉपिक पे जाइए कि जहां कनेक्टिविटी को लेकर के, भाई केदारनाथ में अगर रोड मैप की बात करें तो कितना काम हो चुका है, पुनर्निर्माण को लेकर के कितना काम हो चुका है ना, और उसके बाद ऑल वेदर को लेकर के बात
करें जो ऋषिकेश से लेकर तमाम बन रही है, और जो टनल जो रेलवे प्रोजेक्ट जो है हमारा जो चल रहा है इस समय, तो कहीं ना कहीं पहाड़ में जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है। चार धाम के अकॉर्डिंग अगर तैयारी अब जो आगामी चाहे चुनाव के बाद जब भी कपाट खुले तो जो भी सरकार आए, चाहे इस समय की मौजूदा सरकार भाजपा की बात करें या अन्य किसी की सरकार भी अगर बनती है, तो कम से कम हर बार जो है रोड को लेकर के हमेशा जो है समस्या आती है यात्रियों को, क्योंकि यात्री भले ही आस्था के तौर पे जो है खुश होकर के जाता है कि हम मैं चार धाम आया हूँ, चारों धाम की जो है मैंने दर्शन किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की व्यवस्थाएं भी कह सकते हैं, या जो एक मानसून की मार है, मौसम की मार है, उसकी व्यवस्था कह सकते हैं, या जो इस समय कनेक्टिविटी का काम जो ऑलवेदर रोड का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, और साथ में जो रेल प्रोजेक्ट इस समय जो है पहाड़ पे शुरू हो चुका है, यानी कि मैदान से लेकर अब पहाड़ तक जो है रेल चलेगी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो यशी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने धरातल पे जाकर देखा है। और हमारा यही मानना है कि जब भी यात्रा खुले या जब भी तैयारी हो सरकार बिल्कुल की, राजेश जी, तो कम से कम कहीं ना कहीं ये बात आप इस चीज बिल्कुल का सही खास कह तौर रहे से हैं। ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें व्यवस्थाओं पर बात करने की जरूरत है। क्रेडिट किसको देना है किसको नहीं, ये तो बात का विषय है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं कि चार धाम, गुलजार और क्रेडिट पर रार। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल, एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा गुलजार लेकिन क्रेडिट पर रार। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा ने धीरे धीरे रफ्तार तो पकड़ ली है। हाईकोर्ट की ओर से रोक हटाने के बाद चार धाम यात्रा में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक केदारनाथ में रोजाना करीब 7,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं के गुलजार होने के बाद अब इस पर क्रेडिट लेने की भी होड़ लग गई है। बीजेपी का दावा है कि सरकार की ओर से लगातार प्रयास के बाद आज चारों धामों में
भक्तों का जमावड़ा है। कुल मिलाकर यात्रा पटरी पर लौटते ही अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, चार धाम यात्रा तो शुरू हो गई है, लेकिन जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चूंकि अब जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनकी नज़रों में भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर एक अलग और गलत खराब इमेज बन रही है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे भी हम रूबरू होते हैं। हमारे साथ राजेश शेमाल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर जिस तरीके से आपने शुरुआती दौर में मैंने आपसे सवाल पूछा था लेकिन आपकी आवाज़ उतनी स्पष्ट नहीं आ पा रही थी हम तक, मैं आपसे फिर चाहूँगी, आपने यहाँ पर अनिल भास्कर जी को भी सुना है, शिशुपाल जी को भी आप सुन रहे हैं। अब चारधाम यात्रा चूँकि लगातार शुरू हो गई है, श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो आप कितना देख पा रहे हैं कि कितना व्यवस्थित है? क्या वाकई जो दावे किए जा रहे हैं ज़मीनी हकीकत में वैसा कुछ नज़र आ रहा है? 18 अगस्त से यात्रा शुरू हुई जी ये और तमाम प्रश्नों के नाम पर लोगों को यात्री पहुंचे जगह जगह जो है नागा और हमने आपके कई लोगों को और भेजी थी परेशान होते हैं। अब जाकर के जब सरकार ने और माननीय हाईकोर्ट से जो है कि 5 की व्यवस्था करने सबसे थोड़ा बहुत लोगों को जो परेशानी कम होगी, लेकिन रिपोर्ट के नाम पर तमाम के नाम पर जो उनसे परेशान किया जाता और रही तमाम बद्रीनाथ चारों धर्मों में लोगों ने होटल तमाम लोगों ने जब और जब सरकार को लगा कि जो है बहुत बड़े स्तर पर जाने वाले हैं, तो लगातार देवस्थान उनको लगा कि अब ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। ये सरकार ने इससे पहले कब्जा कर यात्रा तो शुरू हुई थी लेकिन बहुत देर से शुरू हुई, तो अगर यात्रा अभी शुरू हो जाती तो अब तो 20 दिन पहले यात्रा रह गई। उन्होंने शुरू में ये कहा था जो आने का जो प्रोग्राम था वो लगातार अपनी संपर्क लगातार चाहे मुंबई चाहे तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं तमाम लोगों से उनका मन था आना चाह रहे थे, देर से जो हो पाई है उसके कारण कई लोगों ने हम तो दुआ करते हैं कि सरकार जो व्यवस्था करे ऊपर से जितना चले चले, लेकिन आगामी आने वाले वक्त में सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था करे, आने वाले समय में लोग आए और यात्रा जो है पटरी से उतर चुकी है, लोगों की रोजी होटल खच्चर जितने भी लोग हैं तमाम पड़ी है ठीक है राजेश जी। जी हमारे यहाँ जैसे हमारी जरूरत लगातार जैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं समुदाय का प्रयोग दूरी का पालन करवा लोग आए व्यवस्था दे रहे हैं, यहाँ पर जा रही है तमाम लोगों को गंगोत्री यात्रा पर आ रहा है में कहीं कोई चाहे बद्रीनाथ में चाहे यमुनोत्री में हो, केवल सरकार की ओर से चौबंद की जाए तो यात्री थोड़ा बहुत दिन का जो समय बचा है इसमें लोगों ने तो बहुत ज्यादा करना थोड़ा बहुत तो राहत रहेगी, थोड़ा बहुत में भी मदद मिलेगी। ठीक है अनिल जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि चारधाम यात्रा में जो व्यवस्थाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन भाजपा हमेशा ये दावा कर रही है कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। हालांकि कुंभ मेले में जो स्थिति हमने देखी वो काफ़ी ख़राब रही, उसके बाद अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं लगातार हम लोगों से ये कहा भी जा रहा था कि आपको कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना होगा। जिस तरीके से हमने देखा था कि बॉर्डर्स में भी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी, लोग अपनी झूठी रिपोर्ट्स लाकर दिखा रहे थे, तो वो तमाम दिक्कतें भी हमने देखी जो कुंभ के दरमियान देखने को मिली। आज चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लोग आने लगे हैं, श्रद्धालु पहले से भी आना चाहते थे, इस चारधाम यात्रा को खुलने का इंतजार कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही? मैं आपकी बात पे आने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो सम्मानित एडिटर साहब ने कही जी कि जो ऑल वेदर रोड है वो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जी वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, मोदी जी का और शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ एक ये थे कि पूरे देश में बीजेपी के ऑफिस 5 स्टार कैसे बने।
ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे। ऑल वेदर रोड या हाईवे उनके कोई प्राथमिकता में नहीं है। आज भी देहरादून हरिद्वार रोड बीच में इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। ऑल वेदर रोड पर तरीके से काम नहीं चल रहा है जिस प्रकार से चलना चाहिए था। जितने तेजी से पिछले 7 साल में अगर काम नहीं हो पाया तो वो उनकी कार्यशैली का परिणाम है कि उस पर उन्होंने न तरीके से कोई चेक पॉइंट लगाए हैं कि कब काम पूरा होना है, ना ही उसको गुणवत्ता के साथ काम हो रहा है, जिससे कि वो बनने के साथ साथ कई जगह क्षतिग्रस्त भी हो रहा है। रही बात दूसरी की आपने कहा कि कोरोना काल भी चल रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये सब चीजें भी जरूरी हैं। तो जरूरी है तो पूरे देश में एक यूनिवर्सल नियम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना सिर्फ पूरे देश में आया है, ना कि सिर्फ उत्तराखंड में आया है। अगर पूरे देश में मंदिर खुले हुए हैं, पर्यटक स्थल खुले हुए हैं, सभी जगह। अनिल जी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप समझ रहे हैं कि इतना कम समय होने के बावजूद भी लोग जिस तरीके से, जब से ये रोक हटाई है हाईकोर्ट ने, लोग कितनी भारी संख्या में आ रहे हैं। यहाँ पर जो मंदिर खुलते हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ हम वहां पर देखते हैं। कुंभ के दरमियान जो भीड़ हमने देखी, हम उस गैदरिंग की बात कर रहे हैं। उस गैदरिंग में लोगों को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मंदिर में 10-12 लोग मिलेंगे, हद से हद 100 लोग मिलेंगे, उनकी गैदरिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पर आप गैदरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये डिफरेंस तो समझना होगा ना आपको। देखिए लोग 1-1.5 साल से घरों में बंद थे। अगर जिस प्रकार से पिछले दिनों शिमला में मतलब भीड़ को देखते हुए, नैनीताल में भीड़ को देखते हुए बीच बीच में अगर आपको याद होगा तो भीड़ में वहां पर आने पर रोक लगाई गई, क्योंकि भीड़ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। लोग घरों से बाहर, सुन लीजिए, लोग घरों से बाहर निकलना चाहते थे। वो धार्मिक स्थलों पर भी जाना चाहते थे, पर्यटक स्थलों पर भी जाना चाहते थे। वहां पर इसी प्रकार से लोग वैष्णो देवी भी गए हैं। अगर वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं लगातार चल रही है और किसी प्रकार का कोई चेक पॉइंट नहीं है, वो तो उसमें अगर आज वो वहां पे भी हमारी आस्था है ना, तो इसी प्रकार से 4 धाम यात्रा में भी हमारी आस्था है। तो उसी प्रकार से लोग जिस प्रकार से वहां पे जा रहे थे, उसी प्रकार से लोग यहाँ पर भी आ सकते थे। दूसरी बात, आज स्थिति ये है कि अभी आने से पहले फिर वो स्थिति है कि आप स्मार्ट ऐप पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये कि गंगोत्री से अगर आप कहाँ जाएंगे, आप वो सब चीजें उस पर आपको एंट्री करनी है, तो आने से पहले उसको इतना उलझा दिया जा रहा है आने वाले व्यक्ति को, जितने अभी लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा आने की स्थिति है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हेलीकॉप्टर की जो ऑनलाइन बुकिंग है वो कई बार नहीं खुल पा रही है, कई बार खुल रही है, कई बार वो आपको ऑन स्पॉट जाएंगे तो वहां पे आपको टिकट मिल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आप सामने खड़े होकर करेंगे तो सोल्ड आउट दिखा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें को जो रोकने का काम अभी भी श्रद्धालुओं के लिए हुआ है, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कराई हैं, जो कि मेरे बहुत सारे मित्र लोग हैं जिनके होटल्स वगैरह हैं, जो बहुत सारे ट्रेवल से काम करते हैं, उन लोगों से अगर आप जानकारी लेंगे तो बहुत लोगों ने बुकिंग्स भी कैंसिल कराई हैं यहाँ की अवस्थाओं को देखते हुए और सारी समस्याओं को देखते हुए। जबकि वो लोग अन्य स्थानों में, अन्य प्रदेशों में, अन्य जगहों पर जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी प्रकार की कोई चेक पॉइंट नहीं है। और जब हमारे पास टीकाकरण हो रहा है इतनी भारी संख्या में, तो या तो बता दीजिए कि हमारे टीकाकरण पे हमारा विश्वास नहीं है, और जब टीका होने के बाद हमारी वो समस्याएं कम होती हैं तो निश्चित रूप से ठीक है, हम लोग खुद भी सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को रखते हैं। और अगर भीड़ कहीं जारी हो रही है, ज्यादा हो रही है उसके हिसाब से, तो उस पे हैंड टू हैंड चेक पॉइंट लगाना चाहिए। प्रशासन को इतना मुस्तैद होना चाहिए, वो बताएगा ना कि कितने लोग जा चुके हैं। लेकिन आपने पहले ही इतना कर दिया कि आप घरों में बैठे रहिए और आपको आने नहीं देंगे, तो इसका मतलब फिर हमारा प्रशासन काम नहीं कर रहा है। वो इतना मुस्तैद नहीं है कि कितने लोग वहां पे चले जाएंगे, उसके बाद हमें रोकना है लोगों को, उससे पहले इतने इस बॉर्डर पे यहाँ रोक लेना अगर वहां पे भीड़ बढ़ गई है तो उस चीजों को देखते व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी था, व्यवस्थित किया जाना जरूरी था, जैसा पूरे देश में, पूरे सभी राज्यों में हो रहा है। ठीक है अनिल जी। राजेश वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगे मैं, आपने यहाँ पे अनिल भास्कर जी को सुन लिया, आप कितना सहमत हैं उनकी बातों से? राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैंने अभी जो बात अब आ रही है यशी? जी पूरी कर सकते हैं। आवाज मिल पा रही है आपको? जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मेरा भास्कर, हाँ यशी, मेरा भास्कर जी से यही सवाल है। भास्कर जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ड्रीम प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री का है, ऑल वेदर रोड के साथ साथ जो पुनर्निर्माण केदारनाथ में चल रहा है, आप क्या इस बात से सहमत नहीं है कि इस बार जो है, भले ही 4 धाम यात्रा हाईकोर्ट के आदेश के बाद खुली है, लेकिन सरकार को जो है कहीं ना कहीं कम समय मिला है ना, व्यवस्थाएं जो है वो सरकार नहीं कर पाई।
ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। और दूसरी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट जो पहाड़ पे चल रहे हैं, चारों धामों पे चल रहे हैं, अभी बद्रीनाथ को भी स्मार्ट किया जाएगा, उसको भी हाईटेक बनाया जाएगा, उसका भी प्रोजेक्ट फाइनल है। और उसको आप ये भी तो समझिए कि भाई 6 महीने में बर्फ पड़ जाती है पहाड़ों पर, चारों धामों पर, तो वहां पर जो कनेक्टिविटी है पहाड़ों से जुड़ने की, जो सामान खच्चर घोड़ा सब बंद हो जाता है। तो वहां पर सामान पहुंचाना, वहां पर लेबर पहुंचाना, वहां पर किस तरीके से काम करना, तो ये कठिन जो है एक चैलेंज है सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार की बात भी करें और चाहे राज्य सरकार की बात करें। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थिति है, जो पुनर्निर्माण को लेकर के अगर बात करें हम, जो केदारनाथ घाटी में जो 2013 की जो त्रासदी आई थी, उससे लेकर अब तक भी अभी भी वहां पर आपदा के निशान जो है बाकायदा वहां पर मौजूद हैं। जो भी आज भी कई ऐसे लोग हैं जो केदार घाटी में अपने को ढूंढने के लिए निकले हैं कि शायद हो सकता है कि कोई भगवान भोलेनाथ की कृपा हो और शायद जो है जो बिछड़ा हुआ है वो आज मिल जाए। लेकिन आप इस बात को भी तो समझना पड़ेगा कि जो विकट परिस्थिति जो है केदार घाटी में या पहाड़ों के तमाम चारों धामों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है समय जो है जो रोड मैप को लेकर के है या जो पुनर्निर्माण को लेकर के जो काम है, उस पर कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट पे जो है फर्क पड़ता है। आप इस बात को भी तो समझेंगे ना अनिल जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे सम्मानित श्री राजेश जी से। मैं आपसे थोड़ी देर पहले, जब आपने इससे पहले अपनी बात रखी थी, तो आपने उसमें एक बात कही थी कनेक्टिविटी की समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से जब वहां पर कनेक्टिविटी की समस्याएं हैं और वो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, तो क्या आप इतने दिनों तक ये जो चीजें मैनुअली चल रही हैं वो नहीं चलने देंगे? अगर आपने किसी जगह को स्वर्ग बनाना है, तो तब तक क्या लोग अपने भूखे मर जाएंगे, उनके साथ समस्याएं बनती रहेंगी? क्या हमें ये नहीं देखना कि हरिद्वार से लेकर के और बद्रीनाथ तक और केदारनाथ तक महामारी थी उसको तो आप अलग नहीं कर सकते ना। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। उसमें ये जितने भी हमारे शहर है, हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और सभी जितने भी शहर हैं, उन शहरों में जितने होटल्स हैं, जितने वहां पे ट्रेवल्स एजेंसियां हैं, जितने घरों की दुकानें हैं, जितने ढाबे हैं, जितने गरीब आदमी छोटी छोटी जगह पे अपना काम कर रहा है, तो क्या तब तक उनको मरने दें? जब पूरे देश में यात्राएं चल रही हैं, जब पूरे देश में लोग मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पर कोई इसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, तो उत्तराखंड में अलग कानून क्यों, अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों हैं? हमारा सवाल उस पर है। और हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना को फैलने दीजिए, भीड़ को आने दीजिए, उसको व्यवस्थित कीजिए ना। अगर मान लिया कहीं वैष्णो देवी होती है, वहां पर अगर मान अनिल जी आप ही बता दीजिए ना कैसे व्यवस्थित होंगी, आप बता दीजिए, सरकार तक पहुंचाइए। मैं वही बता रहा हूँ मैडम। जब आप अगर वैष्णो देवी जाएंगे, तो अगर वहां पे जरूरत से ज्यादा भीड़ ऊपर जाती है तो कटरा में रोक दी जाती है, ठीक है ना। अगर मान लिया कटरा में जरूरत से ज्यादा भीड़ हो गई, जम्मू रोक दी जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन सकती है, बशर्ते प्रशासन एक्टिव हो और आप दूसरी जगह की व्यवस्थाओं की तुलना में अपने यहाँ उन व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम कर सके और दूसरी जगह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप समझ सके, तो सारी चीजें व्यवस्थाएं हो सकती हैं। यहाँ पर भी अलग अलग। अनिल जी अभी आप कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से वैष्णो देवी में भीड़ होती है, उसके बाद उनको कटरा में श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है, यहाँ पर रोक दिया जाएगा, तो आप ही फिर हाय तौबा मचाएंगे कि श्रद्धालुओं को रोक दिया, तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, उसके बाद भी आपको दिक्कत होगी? मैडम, अगर सरकार पहले से इस बात की घोषणा करेगी, अगर अचानक वो रोकेगी तो दिक्कत होगी। सरकार इस बात की घोषणा करे कि हम लोग 4 धाम यात्रा शुरू कर रहे हैं और यदि घोषणा करते हैं तो भी तो दिक्कत है अनिल जी आपको। एक मिनट सुन ले। नहीं, ऐसी बात नहीं कि हर चीज पे सब लोग सवाल उठाएंगे, ऐसा नहीं है। लोगों के लिए समस्याएं जो है, उनके खाने पीने की, रोजगार की समस्याएं भी साथ साथ हैं। कितने लोग आज की तारीख में, आप हरिद्वार आइए तो कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, घर छोड़ के भाग चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर कर्जे हैं, मानसिक रूप से परेशान है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई गंगा जी में कूद रहा है। तो आप इन चीजों को आप इनको भी आप नोटिस में लीजिए। और कितने लोग मानसिक रूप से इस समय परेशान चल रहे हैं, उनको भी आप समझिए। ठीक है, उनका अपने प्रोजेक्ट होंगे कि वहां पे उसको हाईटेक बनाना है और इतने लोगों को तब लाएंगे, ये लाएंगे, वो अलग चीजें हैं। लेकिन अगर आप सरकार पहले से घोषणा करे कि हम इतने लोगों को केदारनाथ जाने देंगे, इतने लोग हो जाएंगे तो उनको देवप्रयाग में, श्रीनगर में रोकेंगे, इससे ज्यादा हो जाएंगे तो हरिद्वार में रोक देंगे, ऋषिकेश में रोक देंगे। एक व्यवस्था बनाइए। अगर उसके बाद कोई इस पे सवाल खड़ा करता है तो उस व्यक्ति गलती है, उस पार्टी गलती होगी। ठीक है, शिशुपाल जी की भी प्रतिक्रिया लेते हैं। शिशुपाल जी, कितना सहमत है आप अनिल जी की बातों से? शिशुपाल जी शायद आउट हो गए। शिशुपाल जी से कनेक्शन शायद नहीं हो पा रहा है। आप
राजेश जी आपके पास आऊंगी मैं, राजेश सेमवाल जी आपके पास आऊंगी मैं। आप यहाँ पर अनिल भास्कर जी को सुन रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर जो उन्होंने अभी एक पॉइंट रखा है कि जैसे कि वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं या संख्या ज़्यादा लगती है तो उनको कटरा पे रोक दिया जाता है, कितना सहमत है आप इस बात से? और क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें अब होनी चाहिए, आगे सरकार को और व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए? तो पूरे दिन में अगर 1000 लोग आएंगे तो भीड़ भाड़ नहीं हो रही है। ठीक है, राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अनिल भास्कर जी कह रहे हैं, ये कितना संभव है कि जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि आपको यात्रियों को रोक देना चाहिए और वैक्सीनेशन को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। अभी लास्ट जब भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे राजेश जी, तो उन्होंने कहा था, जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है, आप कितने व्यवस्थित हो, तो उन्होंने कहा कि हम वैक्सीनेशन बहुत जोरों शोरों पर कर रहे हैं। तो क्या वैक्सीनेशन पर हम निर्भर रह सकते हैं? देखिए यशी, अब जो है परिस्थिति बिल्कुल चेंज है। पहले की अगर बात करें तो पहले वाकई ही जो लॉकडाउन जिस तरीके से पूरे देश में था और प्रदेश के अंदर था, तो उसमें सरकार को जो है प्रिकॉशन भी बरतना था और इसलिए चारधाम यात्रा स्वाभाविक सी बात है कि बंद रही। तमाम जो धार्मिक स्थल थे, पर्यटन स्थल थे, वो तमाम बंद रहे और जिसकी वजह से कम से कम 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो चारधाम यात्रा से ही हुआ है। जो सबसे बड़ी आजीविका जो है पहाड़ की चलाने को लेकर के एक नील का पत्थर जिसको कहा जा सकता है, जहाँ से जो रेवेन्यू जो सरकार को आता है, वो एक बड़ा माध्यम जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर के और पर्यटन दृष्टि को देखते हुए वो होता है। लेकिन बात सिर्फ ये भी है, इसके साथ ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है व्यवस्थाएं जो कोविड गाइडलाइंस थी उसका पालन भी करना था, लेकिन अगर उसके बाद जब हाई कोर्ट के आदेश हुए, हाई कोर्ट के बाद जब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, यानी कि चारधाम यात्रा की जब बार बार सरकार ने गुहार लगाई कि चारधाम यात्रा जल्द से जल्द खोली जाए, ताकि क्योंकि अब समय कम रह गया है, जो पहाड़ पर लोग परेशान हैं, जिनके जो चाहे वो घोड़ा खच्चर वाले हैं, तीर्थ पुरोहित हैं या तमाम दुकानदार होटल व्यवसायी हैं, ये लोग परेशान हैं, तो जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं इसको खोला जाए। और सरकार के साथ साथ जो है हाईकोर्ट ने इस पे बिल्कुल अच्छा निर्णय लिया और काफ़ी बड़ी राहत, बड़ी भरी जो खबर थी वो उत्तराखंड के लिए साबित हुई और चारधाम यात्रा खोल दी गई। और आज आप देख लीजिए कि लगभग 1 लाख के अकॉर्डिंग जो है लगभग जो है यात्री जो है वो चारधाम यात्रा पर जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि यशी भले ही समय कम था, लेकिन सरकार को जो व्यवस्थाएं, क्योंकि रोड को लेकर के हमने खास तौर से बात करी है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो हालांकि चारों धामों पे जो कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है, नो डाउट इसमें, क्योंकि पूरी मॉनिटरिंग जो है वो हाई कोर्ट कर रहा है और सरकार द्वारा करी जा रही है। लेकिन सिर्फ मॉनिटरिंग और इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो यात्री वहां पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक परेशानी जो है वो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि रोडों से लेकर के, क्योंकि बहुत रोड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब है, कनेक्टिविटी बहुत खराब है, जिसकी वजह से जो समय जो है देहरादून से यानी कि ऋषिकेश से अगर बद्रीनाथ जाने का समय जो है लगभग 8 से 10 घंटे लगते थे, उसको अब कवर करने में 12 से 14 घंटे लग रहे हैं। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से दिक्कत जो है वो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर के खास तौर से आ रही है। और दूसरा कि जो अभी जो कांग्रेस से बोल रहे थे अनिल जी, मैं उस बात से अभी इसमें इत्तेफाक नहीं रखता कि जैसे चारधाम, माफ कीजिएगा, जो वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं और अन्य जो बड़े
तीर्थ स्थल है देश भर के, अलग अलग जिस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के बात कर रहे हैं। तो अभी उस काम के लिए थोड़ा सा सब्र लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो जाती है, सरकार कुछ पॉजिटिव वे में करना चाहती है जनता के हित में, तो क्या होता है कि विपक्ष को जो है परेशानी हो जाती है कि भाई ये आपने बंद कर दिया, ये आपने यात्रा इतने समय के लिए खोली, ऊपर दुकानदार परेशान है। ये है कि ये मैटर ये नहीं इसमें वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय है, लेकिन हाँ जरूर काम जरूर चल रहा है। अभी लोगों को थोड़ा सा अव्यवस्था या समस्या जरूर आ रही है कि भाई कि अभी थोड़ा सा रोडों को जो चौड़ीकरण है, पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड का खतरा जो है यशी जी वो चारों धाम में रहता है, और इसके लिए बीआरओ की टीम जो है हमारे यहाँ बहुत एक्सपर्ट है और वो अलर्ट पे रहती है। जहाँ भी कनेक्टिविटी जो बाधित होती है, जहाँ भी रोड मैप टूटता है, तो वो उसको रोड को तुरंत दुरुस्त करने का काम जो है करती है। हालांकि ये राहत की बात है कि इस समय मानसून अभी हाल ही में गुजरा है और उसके बाद जो है यात्रा का एक बड़ा निर्णय जो है हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। लेकिन साथ साथ उसी के साथ साथ जो गुलजार हुए हैं चारों धाम, जिसमें सन्नाटा पड़ा हुआ था, अभी तक हम देख रहे थे चारों धाम जो है कपाट एक तरीके से खुलने के बाद भी जो है वहां पर जो है बंद थे और लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था, तमाम सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन हाईकोर्ट ने बड़ा इसमें दरिया दिल दिखाई है और हाईकोर्ट का इसमें शुक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेशवासी करते हैं। और पूरी जनता जो जिस तरीके से अन्य राज्यों से को यहाँ पर आ रही हैं और चार धाम के दर्शन करने के लिए आ रही हैं, वो बेहद ही खुश है। लेकिन समस्या सिर्फ हम इस बात पे नहीं आज की टॉपिक है। टॉपिक ये है कि अगली बार जब ये अभी दीपावली के बाद जब कपाट बंद हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी अब काम नहीं हो पाएगा रोड को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के, लेकिन अगली बार जब फ्रेश दोबारा जो है अप्रैल या मई में जब कपाट खुलते हैं चारों धाम के, जब वो खुले तो कम से कम जब भी कोई यात्री आए प्रदेश के अंदर एंट्री हो, तो उसको लगे कि पहाड़ पर जो वाकई जो आज देहरादून से लेकर दिल्ली का सफर 4 घंटे का हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं जो ऋषिकेश से जो हरिद्वार से जो है वो कहीं ना कहीं 8 घंटे का जो है चार धाम, 8 घंटे में बद्रीनाथ और 10 घंटे में केदारनाथ और अलग अलग तरीके का जो समय पीरियड है वो कम हो। लेकिन अभी समस्या है, लेकिन तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि उसमें जो है दुरुस्त नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी जरूर करनी पड़ी है। लेकिन खैर सरकार पूरा प्रबंध जो है वो कर चल रही है। सुरक्षित यात्रा और सूक्ष्म यात्रा करने का प्रयास जो है वो सरकार का हमेशा होता है जब भी कपाट खुलते हैं, और यही आस्था का प्रतीक है। और चार धाम जिस तरीके से देवभूमि में है, तो कहीं ना कहीं बड़ी श्रद्धा से जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि भले दिक्कत जरूर होती है, लेकिन जो उनको लगता है कि शायद जो प्रयास है उनका आने का, जो एक आस्था जुड़ी है, वो कहीं ना कहीं वो आस्था को लेकर के इस जो चारधाम यात्रा है इसमें डूबने का प्रयास जो है वो जरूर करते हैं। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि यशी आगे जो है जिस तरीके से अगली बार जो चारधाम यात्रा खुले, तो कहीं ना कहीं जो है रोड जो है वो ऐसा चकाचक मिले कि जो यात्री तो उत्तराखंड की तरफ मूव करें या यात्रा जाए, तो वो कम से कम ऐसा मैसेज लेके जाए कि यात्रा पे गए थे और जो वहाँ पर कनेक्टिविटी है वो बेहद ही जो है बहुत सरकार ने उस तरीके के काम किए और बहुत ही बढ़िया तरीके से शानदार जो है चारधाम यात्रा जो है आरामदायक हो। ठीक है राजेश वर्मा जी, यहाँ पर मेरा आपसे ये भी एक सवाल है। हमने तीर्थ पुरोहित को तो सुन लिया, व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापारियों का इस वक्त क्या सोचना है, क्योंकि श्रद्धालु तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वो उससे खुश हैं? देखिए यशी, सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नुकसान जो हुआ है वो यात्रियों को के साथ साथ यात्रा तो एक अलग मैटर हो गया कि यात्री आ रहे हैं, चलो भाई 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुई है या कोरोना काल के चलते डिले हुई है, लेकिन जो पहाड़ पे रहने वाला व्यक्ति है, जो पहाड़ पे होटल व्यवसाय है, जो कंडी कर वाला है, जो घोड़ा खच्चर वाला है और जो व्यवसाय है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको हमेशा आस रहती है कि जब भी यात्रा खुलेगी तो वो इतना अपनी पूंजी बना लेते हैं कि कम से कम जो बर्फबारी जब हो जाती है तो कम से कम वो अपने अगर काम भी नहीं होगा तो कम से कम जो अपना परिवार है वो उसका पालन पोषण कर सकें। लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इसमें पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है खास तौर से जो है कहीं ना कहीं राहत देने का काम जरूर किया है। कुछ धनराशि जो है इस तरीके की जो दुकानदार थे, जो जिनके व्यवसाय जो है चारधाम यात्रा के दौरान जो बंद रहे, जो आर्थिक स्थिति से जो परेशान है, जिनकी आजीविका जो है वो खतरे में थी, उनको एक सहायता देने का काम जो है वो सरकार ने जरूर किया है। लेकिन अनिल जी क्या कुछ कहना है आपको?
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में लगभग 70 से 80 करोड़ जो वैक्सीन है उसकी डोज सरकार बता रही है लग चुकी है। ठीक है। 20 से 25 करोड़ की डोज जो है उसमें दूसरी भी डोज लग चुकी है लगभग। तो इस प्रकार से एक तरफ से लगभग ये समझ लीजिए कि जो 18 से उम्र की कम का जो ज्यादा ही से उम्र के जो लोग हैं वो अधिकतर लगभग वैक्सीनेशन उनका हो चुका है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग। तो अगर उसके बाद भी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है तो हमें तो एक चीज समझ में आती है कि जिस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड बना करके जो प्रदेश सरकार मतलब बीजेपी की मानसिकता के अनुसार जो सरकार देवस्थानम बोर्ड बना करके जिस प्रकार से मंदिरों को अपने हथियाना चाहती थी और वो उसकी योजना सफल नहीं हुई, तो उसके दंड स्वरूप जो है उन्होंने इस प्रकार से जो अब मुझे समझ में आता है वो तो ये है कि इस प्रकार की जो ये यात्रा को लंबे समय तक रोका गया, तो ये रोक करके एक दंड देने का किसी प्रकार से प्रभाव में लेने का ये काम उन्होंने किया है। और उसके बाद उनको तब ये खोलनी पड़ी इसके बाद, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात को तरीके से नहीं ठीक रखा है उन्होंने। अनिल जी, अगर समय से वक्त की कमी है काफी। अनिल जी, वक्त की काफी कमी है और फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखना होगा कि सरकार इसे कैसे और व्यवस्थित करती है फिलहाल। और हम बात कर रहे हैं आज चारधाम गुलजार क्रेडिट पर रार। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, अव्यवस्थाओं को लेकर हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरे पर ले रहा है। एक तरफ भाजपा का यह कहना है कि चारधाम यात्रा हमारे प्रयासों से शुरू हुई है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि हमारे प्रदर्शन की वजह से सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ा और चारधाम यात्रा को शुरू करवाना पड़ा। फिलहाल देखना होगा व्यवस्थाएं कैसे सुधरती हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।